जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एक वेबसाइट के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक्स तो हमने देख लिए थे, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह आप लोग वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, ठीक है। आज हम देखते हैं वेबसाइट्स की कितनी आसान होती हैं, ठीक है। और वेबसाइट्स में मेजर दो होती हैं, जिसमें एक स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। बट हम मोस्टली देखते होते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स को। ये जितनी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होंगी, यानी पहले एग्जाम में बता रहा हूँ आपको स्टैटिक वेबसाइट्स की, इससे आपको सही समझ आ जाएगी कि स्टैटिक वेबसाइट्स होती कौन सी हैं, ठीक है। यानी कि अच्छा, ये भी एक किस्म ही है वेबसाइट की। उसमें स्टैटिक वेबसाइट्स भी होती हैं, डायनामिक वेबसाइट भी होती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप ब्लॉग्स देख लें, इसके अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टफोलियोज, फोरम्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स, ठीक है, और न्यूज़ पोर्टल्स। ये चंद अक़साम है वेबसाइट्स की। और इसमें हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें फिक्स्ड कंटेंट होता है, और जिसमें यानी कि हमारे पास कोई ख़ास इंटरेक्टिविटी नहीं होती, जस्ट हम कंटेंट ऐड कर देते होते हैं और वही रहता है, यानी कि उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। और बैकएंड पे अगर हम कोई चीज़ चेंज करें तो वो फ्रंट एंड पे चेंज नहीं होती, यानी कि पेज के अंदर जो चीज़ चेंज करेंगे वो स्टैटिक ही होगी। वो देखेंगे इंशाल्लाह हम फ्यूचर में। लेकिन जो डायनामिक वेबसाइट होती है वो चेंज होती है। मिसाल के तौर पर उसमें आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई। इसमें आपका सारा डाटा होता है, ठीक है। आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो जाती है, जो भी आप अपलोड करते हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, ठीक है। ये डायनामिक वेबसाइट है। लेकिन स्टैटिक में जस्ट कंटेंट, इमेजेस, ये इस टाइप की चीज़ें ही होती हैं। और वो मोस्टली जो है इस तरह बिहेव नहीं करती है कि कोई भी यूज़र साइन अप कर सके या फिर उसमें कुछ चीज़ें चीज़ें चेंज हो सकें यूज़र्स के साथ साथ। इस तरह का उसके अंदर कोई सीन नहीं होता, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर आपको पता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये zerolifestyle.com यानी कि एयरबड्स की एक वेबसाइट है, और ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें आप, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट। आपको मैं एक एक्सटेंशन बताता हूँ, वेब एलाइजर, वेब एलाइजर, ठीक है। ये वाली आपने सर्च करनी है, वेब एलाइजर एक्सटेंशन गूगल के अंदर। इसको पहली वेबसाइट आएगी क्रोम वेब स्टोर की, ठीक है। इसके अंदर यानी कि गूगल क्रोम की जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं वो आ जाती हैं। इसको ऐड टू क्रोम करें आप, ऐड एक्सटेंशन करें, ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको नेक्स्ट कैसे करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। इसको ई कॉमर्स का स्टोर भी कह सकते हैं आप, इसको वेबसाइट भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले टॉप पे क्या है हमारे पास, हीरो सेक्शन है, हेडर है, हीरो सेक्शन है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स शो किए हैं उन्होंने। उसके बाद जस्ट इन्होंने बस कंटेंट ही अपडेट किया हुआ है, ये जस्ट रैंकिंग के लिए किया हुआ, ठीक है, मोस्टली, ताकि इसको रैंक कर सकें। और मेन तो इनके जस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं। अब इसमें इन्होंने कैटेगरीज भी ऐड की हुई, यानी ये एक किस्म है वेबसाइट की। और इसकी कौन सी किस्म हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट। ये दूसरे नंबर पे आ जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये देखें, इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है, जैसे वो चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर छोटी मोटी वेबसाइट्स भी होती हैं ब्लॉग्स वाली। अब ये देखें, इसमें ये सारी उसकी कैटेगरीज है जिनके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। ये ब्लॉग वेबसाइट है। ओके, हो गया। उसके अलावा आप देख लें, जैसे न्यूज़ के लिए आप देखते हैं खबरें इस टाइप की, वो न्यूज़ पोर्टल्स होंगी।
फोरम्स वो होते हैं जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लोग उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसके जवाब देते होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हर प्लेटफॉर्म के फोरम्स हैं। आप वेब डिज़ाइनिंग के फोरम्स भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियोज वेबसाइट्स जस्ट एक पर्सन के लिए होती हैं पोर्टफोलियोज। उसके बाद है उसमें वो अपनी सर्विसेज, अपनी जो जो एक्सपर्टीज हैं वो मेंशन करते होते हैं। इसके अलावा एजेंसी वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर वो एजेंसीज से रिलेटेड होता है, यानी कंपनी से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह सोशल मीडिया वेबसाइट्स होगी, एजुकेशनल वेबसाइट जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होगी, इस टाइप की। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट्स की अकसाम है और नीचे उन्होंने जस्ट थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कौन सी होती है। ठीक है, ई कॉमर्स में सेल्स का होता है, यानी कि बाई एंड सेल कर सकते हैं, वैसे बाई कर सकते हैं। सेल वाली वो और होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, और पर्सनल और बिजनेस अचीवमेंट्स वाली पोर्टफोलियोज वेबसाइट्स होती हैं। ये नहीं होती। ओके, तो आप इसमें ये देखें, ये वाली होगी ब्लॉग वेबसाइट। मैं इसको अब एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये होती है इंस्टॉल, अब इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड तो हो चुकी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, या एक और एक्सटेंशन भी है, व्हाट 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 ट्रांस। ठीक है, यही है। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में वो ठीक है, वेब एलाइजर। अच्छा, अब देखें वेब एलाइजर ये इंस्टॉल, यहाँ पे एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा। अगर पहले नहीं होगी तो वो ऑप्शन शो नहीं होगा, बट अब मेरे पास एक एक्सटेंशन आई है तो यहाँ पे वो वाला उसका आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको पिन कर दूंगा। पिन करने से ये यहाँ पे शो होती रहेगी हर बार। ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे ये वाली है जीरो लाइफस्टाइल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं इसको रीलोड करें एक दफ़ा पेज को। ठीक है, तो एक मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, वैसे वो पेज ही कोई और था। इसके मेन पेज पे जाते हैं, इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। हीरो सेक्शन, ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की। मैं कह रहा था वो वाला हीरो होम पेज है, उसमें तो जस्ट प्रोडक्ट्स ही थी। अब मैंने इस पर क्लिक किया वेब एलाइजर पे। अब ये देखें, यहाँ पे उस वेबसाइट की टोटल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये वेबसाइट किस पे बनी हुई है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से, शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ई कॉमर्स की आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, शॉपिफाई पे भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर ये वर्डप्रेस होती है उसके अंदर थीम भी कभी कभार शो हो जाता है, प्लगइन्स भी शो हो जाते हैं, कौन कौन से यूज़ हुए पड़े हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ शो हो जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब ये वाली है हमारे पास दूसरे वाली, इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटेंशन बाद में ऐड हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट एग्जाम्स होती हैं वेबसाइट की। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये टेक.com वेबसाइट है। अच्छा, ये कस्टम बनी हुई है। ठीक है, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर नहीं है। अब ये वाली हमारे पास OLX है वेबसाइट। ठीक है, OLX का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, यानी इन दोनों का अब हम कंपैरिजन करते हैं। ये है जीरो लाइफ स्टाइल डॉट को। ठीक है, इसमें जस्ट वो सेल कर रहे हैं, ये देखें इसमें जस्ट सेल हो रही है। ठीक है, और वो अपनी वॉचेज होगी, ईयरबड्स हो गए, मेन वुमेन की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके हवाले से जस्ट चीज़ें सेल कर रहे हैं। बट अगर हम ये देखें ORX, इसमें वो लोग लिस्टिंग लगाते हैं। ठीक है, ये एक लिस्टिंग वेबसाइट है बट ई कॉमर्स की। इसमें क्या करते हैं लोग, अब जो चीज़ सेल करना चाहते हैं इसमें डिफरेंट लोग लगा सकते हैं अपनी लिस्टिंग। बट ये जो है जीरो लाइफस्टाइल, इसमें हम कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, ये प्योर ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसके अंदर जस्ट जो ऑनर होगा वेबसाइट का या जो उनका डेवलपर होगा वही चीज़ें चेंज कर सकता है, वही ऐड कर सकता है या वही प्रोडक्ट इसके अंदर
ऐड कर सकता है, हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। बट OLX में क्या है, लॉगिन करें या सेल पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं और यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये लोगों ने खुद ही किया हुआ है। अगर हम देखें, ये वाली कार है किया की, ठीक है, ये इन्होंने सेल के लिए लगाई हुई है। अब ये आसिफ इकबाल ने खुद लिस्ट किया, ठीक है ना, और ये प्राइवेट यूजर है, इसने यानी डिटेल्स नहीं शो की हुई, जस्ट वो कहता है कि मुझे यानी कि शो करने के लिए भी हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर वो 63,90,000 की वो बेच रहा है, उसके अंदर उसने सारी इंफॉर्मेशन भी, वो क्योंकि पहले से फॉर्म बना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, तब जाके ही आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये लिस्टिंग वेबसाइट है, इसमें कोई भी बंदा जाके अपनी लिस्टिंग कर सकता है। इसको एक और नाम भी कहते हैं, मैंने देखा हूँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। ChatGPT is now available for Windows 10 plus, ओपन ऑन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ये ऐप का कह रहे हैं, OLX.com वेबसाइट टाइप। यस, इसका मेरे में नाम नहीं आ रहा था, क्लासिफाइड एड्स, ठीक है ना, ये क्लासिफाइड वेबसाइट है। ये देखें अब कितना आसान कर दिया इसने, ठीक है ना। ई कॉमर्स एक होती है, ई कॉमर्स क्लासिफाइड एड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और एक जस्ट ई कॉमर्स होता है, बट ये ई कॉमर्स के साथ इसको कहते हैं क्लासिफाइड एड्स। इसमें लोग अपने एड्स शो करवा सकते हैं, यानी कि ये क्या है, लोगों ने, यानी कि ये एक ऐड है, इसके अंदर इस बंदे ने अपना ऐड यहाँ पे लिस्ट करवा दिया, यानी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। यहाँ से जो बंदा देखेगा वहाँ से कॉन्टेक्ट करके पता कर लेगा। तो ये होती है क्लासिफाइड वेबसाइट या क्लासिफाइड एड्स वेबसाइट। बट ये वाली कौन सी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये इनके दरमियान डिफरेंस हो गया। बाकी जैसे दराज है, वो कौन सी होगी फिर, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है। चलें, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने मुझे रिसर्च करके अच्छे तरीके से, जस्ट ChatGPT से नहीं पूछना, आपने गूगल पे भी सर्च करना है, ChatGPT से भी पूछें, और फिर मुझे बताएं कि दराज कौन सा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि दराज के अंदर यहाँ पे तो जस्ट लिस्टिंग हो रही है ना, यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही, सेलिंग बाई फेस होती है या ऑनलाइन वो खुद देखते हैं, लेकिन दराज पूरे पूरा मैनेज कर रहा है चीज़ों को। वहाँ पे हम लिस्टिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे सेलिंग भी होती है, यानी कि उसके अंदर पेमेंट के इश्यूज सॉल्यूशंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो दराज OLX से डिफरेंट है, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी होगी वो अब आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है कि दराज कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, यानी वो कौन सी वेबसाइट की टाइप है, ठीक है, हो गया। तो ये चीज़ें होंगी, ओके। तो ये हैं वेबसाइट्स की टाइप्स, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स की टाइप। आप लोगों ने खुद भी ये टॉपिक दोबारा से गूगल के अंदर सर्च करना है, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, इसी तरह आप किया करें, ठीक है। वेबसाइट्स की टाइप्स ये देखें, ई कॉमर्स, ब्लॉग्स, एजुकेशनल, पोर्टफोलियो, नॉन प्रॉफिट, फोरम्स, बिजनेस, पर्सनल एंड एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से आप ये भी सर्च कर सकते हैं, ई कॉमर्स। अब देखिए कितना आसान हो गया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है ही इतनी चीज़, उसके अलावा मैं कहता हूँ कि नॉलेज का समुंदर है और ये कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं इन चीज़ों को, अगर इन्हीं चीज़ों को लेके चल पड़ूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, तो मैं तो कहता हूँ 3-4 महीने में यही मुकम्मल नहीं होंगी, ठीक है। या ये, यानी पहला ही इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट्स ही लेके चलूँ, और अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर दूँ, फिर ये कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन, तो ये भी नहीं खत्म होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जस्ट मैं इंट्रो देता हूँ आप लोगों को, बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद सर्च करनी होती हैं। यही चीज़ आप गूगल पे भी सर्च करें, यहाँ से एक दफ़ा पढ़ें, ये वाला आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा, अगर ये बल्कि होता है आजकल मेरे ख्याल में, अगर नहीं हो रहा AI ओवरव्यू, तो आपने ये चीज़ सर्च करनी है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं शो हो रहा, तो आप लिखें हाउ टू इनेबल AI ओवरव्यू इन क्रोम से, ठीक है। आप ये चीज़ यूट्यूब से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओपन क्रोम करें आप लोग, अगर आप लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पहले दफ़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहीं से किया था, बट मेरे जहन में नहीं है, काफ़ी अच्छा हो गया। साइन इन करना होगा आप लोगों ने, यानी अकाउंट लॉगिन होना चाहिए आप लोगों का। क्लिक न्यू टैब, यहाँ पे जाएं, ठीक है। उसके बाद क्लिक टैब्स एट द टॉप ऑफ द पेज, कहाँ पे, क्लिक लैब्स एट टॉप, अच्छा यहाँ पे मेरे, हाँ ये वाला लैब है, ठीक है, ये देखें, ये लैब्स है,
इस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक मैनेज। जस्ट वेट, मेरे पास वैसे पहले से ही आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये देखिए यहीं पे आपने क्लिक करना है मैनेज एक्सपेरिमेंट्स, और अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आ रहा हो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आप बैक जाएं तो यहाँ से टर्न ऑन करते हैं बस, ठीक है ना। गेट द गिस्ट ऑफ एनी टॉपिक, यहाँ से टर्न ऑन कर दें। ये देखें, ठीक है, आई एग्री करें और यहाँ से सर्च करें, यानी टर्न ऑन करें और स्टार्ट सर्चिंग कर दें। अब जो भी चीज़ सर्च करेंगे आप, ठीक है, ये देखिए आप कितना आसान स्टेप बाय स्टेप मुझे यहीं पे पता चल गया, ठीक है। तो ये एआई ऊपर जवाब दे देगा आपको, उसके बाद नीचे अगर आपको ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें अब बहुत आसान हो चुकी हैं सीखना समझना। बल्कि जहाँ तक कि एक और वेबसाइट भी है, उसके ज़रिए से हम मज़ीद इसको आसान, यानी कि वो हमें साथ साथ स्क्रीन शेयर कर देंगे, एआई है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करेंगे हम अपनी उसके साथ, और वो यानी हम बताएंगे ना कि अब ये चीज़ मैंने कैसे इनेबल करनी है, वो आपको बताएगा कि फ़लाँ जगह पे क्लिक करें, ठीक है, या फ़लाँ लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करने के बाद कहेगा, यानी उसके सामने सारी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और वो देख देख के हमें बताता जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिस तरह इसने स्टेप्स बताए हैं वो मुझे गाइड भी करता जाएगा। इस तरह का अब एडवांस लेवल के एआई आ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अब अगर वो आ जाएं और बंदा उनको सीख ले, यही तो चीज़ है ना, कि हम फिर भी दूसरे लोगों के सामने या दूसरे लोगों को पीछे भागते हैं कि हमें सिखा दें, हमें भी गाइड करें, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितनी आसान हो चुकी है लर्निंग के, बस हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हम सोचते नहीं है उस बारे में कि हम क्या क्या नहीं कर सकते खुद ही, ठीक है। आजकल किसी, क्या कहते हैं, आजकल किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, बस आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अब ये देखें, अब आपको गाइडेंस मिल रही है, अब आप भी, आप ये चीज़ें ना सीखें, इनको मजीद एक्सप्लोर ना करें, तो इस पर फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई अगर एक टॉपिक मुझे मिल जाए तो मैं उसको 1000 दफ़ा मजीद सर्च करता हूँ, ठीक, बहुत ज़्यादा दफ़ा। आप देखें कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो इस तरह आपके पास एआई ओवरव्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जैसे अमेजोन, वॉलमार्ट, अलीबाबा, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में वो हर किसी की होती हैं, यहाँ पे बस शो नहीं कर रहा। बिजनेस वेबसाइट्स भी होती हैं, ब्लॉग्स, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स, ठीक है, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स स्कूल कॉलेजेस की होती हैं, पर्सनल वेबसाइट्स ब्लॉगिंग वाली, फॉरम्स हो गए, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट एक्सचेंज होता रहता है। इस तरह आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही चीज़ आप चैट जीपीटी से भी पूछें, क्योंकि तो इस तरह आप अपनी लर्निंग को मज़ीद बढ़ाएं, फालतू ना बैठा करें। आप जो चीज़ आपने यहाँ देख ली उसको दोबारा सर्च करें, एक एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को जो समझ आए वो दोबारा आप उसको रिसर्च करें, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हो गई, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। वर्डप्रेस, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास हाउ वेबसाइट्स वर्क। सिंपल सा वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें, आपके पास कोई भी वेबसाइट है जहाँ आपने एक्सेस करना है उस चीज़ को, ठीक है। और मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं google.com, ठीक है। सबसे पहले उस वेबसाइट का एक नाम होता है जो भी आपने एक्सेस करनी हो, ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, और उससे भी पहले एक उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है, HTTPS: ये डबल स्लैश, ठीक है, इस तरह, ओके हो गया। ये उसकी एक एक्सटेंशन होती है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट इसको अभी आपने उन्हें जस्ट ये समझना है कि ये एक उसकी वेबसाइट नेम की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपने उस वेबसाइट का नाम डालना होता है, ठीक है। अब इसको आप इंटर करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको अभी इंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने किसी भी चीज़ को बुलाया, किसी भी शख्स को बुलाया, ठीक है ना, आपने एक आवाज़ दी, यानी कि जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास जहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट होगी, सर्वर के पास, ठीक है। तो google.com को हमने क्लिक किया, इसको हमने एक्सेस करना है, तो ये एक्सेस कैसे होगी, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे तो google.com एक एड्रेस है, एक आईपी है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि गूगल
कॉम आईपी क्या है, तो हमारे पास आ जाएगी ठीक है। वो 8.8 अगर मैं इसको देखूँ, अगर फर्ज करें DNS.Google की है ये वाली 8 मैंने जस्ट आईपी डाली है, कोड डाला है, और जो लोग ये काम करते हैं ना, ये भी उसी का, ये डीएनएस का, और डायरेक्ट अगर इसको हम एक्सेस करना चाहें तो इसकी कोई थी मेरे जहन में नहीं आ रही। ठीक है, तो वो मैं देखूंगा बाद में इसको। ये आगे भी कुछ डालना पड़ेगा शायद इस वजह से। ठीक है, तो ये जस्ट एक नाम होता है शो करने के लिए, लेकिन बैकएंड पे एक आईपी होती है, जिस तरह ये वाली आईपी है ना, ये 8.8.8.8। ठीक है, इसी तरह हर वेबसाइट को एक आईपी असाइन की जाती है जब हम उसको बनाते हैं या सर्वर पर अपलोड करते हैं। ठीक है, उसकी एक आईपी एड्रेस, जैसे कि फर्स्ट करें एक सर्वर बहुत बड़ा है, एक कमरा है, ठीक है, और उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं। आप लोगों ने ये देखे होंगे बैंक के अंदर जो होते हैं, ठीक है, सेफ सेफ जो होते हैं, या उनको पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, वही आप मिसाल समझ लें। ठीक है, अब आप लोग जाते हैं, आपको एक चाबी असाइन की जाती है, और वो चाबी जब तक आप नहीं लगाएंगे वो आपका सेफ या बॉक्स ओपन नहीं होगा। ठीक है, जिसके अंदर भी आपने पैसे रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, जो भी रखा हुआ है, तो ये भी इसी तरह। अब आपने गूगल को एक्सेस करना है, लेकिन आपके पास गूगल का एड्रेस ही नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकेंगे? दुनिया के अंदर तो लाखों करोड़ों बल्कि अरबों वेबसाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि गूगल के पास भी यानी कि अरबों खरबों वेबसाइट इस टाइम इंडेक्स हुई पड़ी होंगी। ठीक है, तो जब तक आपके पास वो एड्रेस नहीं होगा, और एड्रेस क्या है? google.com। ठीक है, इस तरह आप उसको एंटर करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास जहाँ पे वो होस्ट होता है, क्योंकि आपने वो चाबी एंटर की है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा कि ये रिक्वेस्ट अच्छी है या बुरी है, या कोई बंदा एक्सेस कर रहा है इस चीज़ को, या कोई बोट कर रहा है, या जो भी कर रहा है। ठीक है, तो वो देखेगा, अगर रिक्वेस्ट ओके हुई तो वो आपको रिस्पांस देगा, और रिस्पांस क्या देगा? ये वेबसाइट की सूरत में, यानी आपके पास वेबसाइट, यानी वो डाटा भेज देगा आपके पास, और इस तरह वो वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कुछ बैड रिक्वेस्ट आती है, या आप गलत इंटर करते हैं, ठीक है, या HTTPS की जगह पे HTTP इंटर करते हैं, HTTP वाला जो एड्रेस आप इंटर करेंगे वो सिक्योर नहीं होगा, HTTPS वाला जो होगा वो सिक्योर होगा। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो फिर भी रीडायरेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स एरर शो करती हैं, या क्रोम खुद कहता है कि ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो HTTP मैंने एंटर किया था, बट एस हो गया है, क्योंकि वो समझ जाता है, और उसने ये इनसिक्योर वाले जो पोर्टल है या एड्रेस है उसको रिमूव कर दिया सिस्टम में। ठीक है, और उसकी जगह पे सिक्योर वाला एड्रेस उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि कोई उसको एक्सेस ही ना कर पाए। ठीक है, इस तरह आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, और वो आपको रिटर्न में वो डाटा भेज देगा जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। अब google.com के ऊपर ये वाला डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही उसने आपके ब्राउजर के अंदर वो शो हो गया। और ये काम कितने मिनट्स में होता है, सेकंड्स में होता है, या घंटों में होता है? चंद मिली सेकंड्स के अंदर होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे google.com एंटर किया, और ये सारा काम जैसे ये देखिए अब लोड भी होगी, तो मिली सेकंड्स के अंदर होता है। हमारी रिक्वेस्ट आती है, वो उसको प्रोसेस करता है सर्वर, ठीक है, और दोबारा से वो हमारे पास डाटा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास, हाउ वेबसाइट वर्क, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ वेबसाइट, रोल ऑफ वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करते हैं और सर्वर क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कहाँ देनी है? ब्राउजर के अंदर। हम जब रिक्वेस्ट देंगे वो सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर दोबारा ब्राउजर को रिस्पॉन्स देगा इस डाटा की सूरत में। ठीक है, और ये ब्राउजर के बगैर तो हम कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, व्हेन अ यूजर टाइप्स अ वेब एड्रेस इनटू अ ब्राउजर। ठीक है, वेब एड्रेस आपको समझ आ गई होगी, google.com। ठीक है, उसका एड्रेस है। यहाँ पे आईपी भी हो सकती है, नाम भी हो सकता है, हर नाम की एक आईपी होती है। ओके, द ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट। जिस सर्वर पे या जिस होस्टिंग पे वो वेबसाइट होगी, वहीं पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, वरना तो लाखों वेबसाइट्स हैं, लाखों तो मैं पता नहीं वैसे जेन में आ जाता है, अरबों वेबसाइट्स हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट की ही यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है?
क्योंकि आईपी, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, यानी जो वेबसाइट का नाम होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, और उस वेबसाइट के पीछे जो आईपी होती है वो भी कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। द सर्वर प्रोसेसेस दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक द रिक्वायर्ड वेब पेज, तो वो आपको वही पेज भेजेगा जो आपने यहाँ पे एक्सेस की, यानी कि उसे रिक्वेस्ट की थी, ठीक हो गया। उसके बाद जब वो वेब पेज ब्राउज़र के पास आएगा तो ब्राउज़र उस वेब पेज को आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, जिस तरह ये वेबसाइट मेरे सामने शो हो रही है। असल में ये वेबसाइट ऐसे नहीं है, असल में वो जो डाटा वहाँ पर सर्वर पे पड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ इस तरह का है। कोडिंग, ये डाटा पड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है, ये वाला डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ सर्वर के ऊपर। अगर यही ये शो कर दे तो हमें तो कुछ समझ नहीं आनी, क्योंकि ये हर वेबसाइट कोडिंग पे ही बनी होती है, चाहे वर्डप्रेस भरी हो, वो बैकएंड पे कोडिंग ही चल रही होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है, जब ब्राउजर के पास डाटा आता है तो इस रॉ सूरत में होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, बट वो आपके सामने इस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसको यानी कि अब ब्राउजर का भी एक रोल होता है ना, उसने लैंग्वेज को पढ़ के समझ के जो भी स्टाइल हैं वो सारे उसने आपके सामने शो कर देने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। दिस इन्वॉल्व्स डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ये भी हम देखेंगे डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, सॉरी। लॉकअप, HTTP और HTTPS हम नेक्स्ट देखेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया, अगर HTTP से हम एक्सेस करेंगे तो वो अनसिक्योर वेबसाइट वेब एड्रेस होगा, लेकिन HTTPS से करेंगे तो वो सिक्योर होगा, एस का भी यही मतलब है, ठीक है। तो अगर कभी आपके सामने इस तरह, बल्कि मैं आपको एग्जांपल ही क्यों ना दिखा दूं, हमारे सर ने एक दफ़ा दिखाई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अभी भी नहीं होगा मुझे यकीन है, क्योंकि उनके डेवलपर भी ना PU.edu.pk, मुबारक हो, सिक्योर, ठीक है। ये 8-10 साल ये वेबसाइट ऐसे पड़ी हुई है, और यहाँ पे उसका आता था कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, यानी वो HTTPS नहीं होती थी, ठीक है। अभी तो HTTPS है, तो उसके अंदर SSL ही इंस्टॉल नहीं था, यानी कि ये सिक्योरिटी वाला SSL में प्लग इन ही नहीं इंस्टॉल थे इसके अंदर, ठीक है, इस तरह की थी। तो वो वहाँ पे एरर शो कर देती थी। अब इनको कोई मिला होगा कोई अच्छा सा बंदा जिसने ये सेटिंग कर दी होगी, या इनके पास, या इनको आइडिया तो होता है, बट वही सुस्ती। अच्छा, उसके बाद रेंडरिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो कोडिंग मैंने आपको दिखाई है उसको वो रेंडर करता है ब्राउज़र, और आपको वो दिखा देता है, ठीक है। ये तीन होते हैं, एक DNS होता है, एक HTTPS होता है प्रोटोकॉल, और एक रेंडरिंग होता है। ये इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इन डिटेल देखेंगे ये सारी चीज़ें। आई होप कि इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये इतना खास अभी मुश्किल तक भी मैं नहीं है। सुन रहा हूँ सर। ओके ओके। अब इसमें सबसे मेन चीज़ है कि, या अगर हम चाहें तो इनको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, बट नहीं, ये आप लोगों ने खुद ही एक्सप्लोर करना है, ठीक है। HTTPS मज़ीद अगर फ्यूचर में कोई इसमें हुआ मसला तो वो हम देखेंगे। हाँ, बस ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एंड HTTPS। बस ये समझना आप लोगों ने कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, HTTP में जो हमारा डाटा होता है वो सिक्योर नहीं होता। फर्ज करें कि हमने google.com को रिक्वेस्ट भेजी कि हमें ये वेबसाइट चाहिए, बट उसका डाटा सिक्योर ना हो, ठीक है। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट वापस आएगी हमारे पास, तो अटैकर उस पर अटैक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर नहीं है डाटा, उसके अंदर कोई भी शील्ड नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो डाटा सिक्योर नहीं होता। फर्स्ट करें हमारे पास अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है, बट वो सिक्योर ना हो, यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा हो, और जैसे मैं हमने पहले अभी वेबसाइट ओपन की थी, फिर बस, या जो भी, ठीक है, खास करें ये वाली प्राइस वाली है, यहाँ पे लोग पेमेंट भी देते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स भी पे करते हैं, यानी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसका डाटा लीक हो सकता है, कोई ना कोई अटैक कर उस पर अटैक कर सकता है।
तो इस वजह से जो भी इस टाइप की वेबसाइट हो उन पे हमें अपनी इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए जिसके ऊपर SSL इंस्टॉल ना हो, और ना ही वहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स ऐड करनी चाहिए, ना ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमारा जो स्टेटस शो हो रहा है वो कौन सा शो हो रहा हो, नॉट सिक्योर वाला। और यहाँ पे वैसे भी वो रेड सा आ जाता है लॉक। अभी मेरे सामने कोई वेबसाइट इस तरह की आ नहीं रही, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। ठीक है, लेकिन जो HTTPS है वो डाटा को इंक्रिप्ट करता है, ठीक है, और ये नहीं करता। ये चीज़ आप लोगों ने मज़ीद देख लेनी है अगर आप लोगों को कुछ समझ आए, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। फ्यूचर में मज़ीद भी चीज़ें बंदा ऐसा ऐसा खुद ही एक्सप्लोर कर लेता है। अब इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसमें तो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास कि हम वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं और हम किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें हमारे पास HTML लैंग्वेज है, CSS है, स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, ये मैं आपको बताता हूँ, और एक जावास्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट। अब HTML जो है इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये एक वेबसाइट का ढांचा होता है। जैसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अगर हम आए तो इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डॉक टाइप HTML आ रहा है। ये इंस्पेक्ट करने से ये चीज़ ओपन होती है, राइट क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं जो एक वेब पेज हमें देता है। ठीक है, अब ये वेब पेज नहीं, ब्राउज़र हमें देता है। और वो ब्राउज़र कौन सा हमारे पास, क्रोम है। क्रोम के अंदर अभी ये ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि इसमें खास एक्सटेंशन नहीं है, इस वजह से उसके ऑप्शन नहीं शो हो रहे। तो मैं यहाँ पे एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर आ रहा हमारे पास एलिमेंट्स में, ये हमारे पास सारी की सारी HTML है। यानी कि ये वेबसाइट का ढांचा होती है HTML। एक वेबसाइट HTML से बनी होती है, कोई मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो HTML से ही बनती हैं, बल्कि आई थिंक सारी की सारी, मे भी इसमें कुछ कमी बेशी हो। और उसके बाद होती है एक CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब वो क्या है, CSS क्या चीज़ है, CSS ये नीचे है, मैंने इसको हाइड किया हुआ था अभी, ये वाली, ठीक है। अब इसको कहते हैं CSS स्टाइल को, यानी वेबसाइट में जितने भी स्टाइल्स शो हो रहे हैं ये इसी CSS की वजह से ही शो हो रहे हैं। अब एक वेबसाइट एक एक्सटेंशन है वेब, नहीं आ रही, चलिए वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसमें ये होता है कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट की स्टाइल शीट्स को डिसेबल कर देते हैं, तो जस्ट हमारे पास HTML रह जाता है, यानी ढांचे का ढांचा रह जाता है। इसमें भी अगर हमारे पास ऑप्शन हो स्टाइल को रिमूव करने का, मैं देखता हूँ नीचे स्टाइल शीट या ऊपर होगी बल्कि, यहाँ पे होती है स्टाइल हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट है, ये भी इसके अंदर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, तो इनको रहने दे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वैसे भी। लिंक वेल स्टाइल शीट है, ओके हो गया। एक ये स्टाइल शीट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक ये स्टाइल शीट है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अभी भी हाँ कुछ ना कुछ चेंज हो गया। अब ये देखें, अब कुछ मैंने स्टाइल शीट्स रिमूव कर दी हैं, तो ये देखें उसका स्टाइल ख़राब हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, ये देखें कहीं कहीं पे जो जो यानी कि फाइल रिमूव हो गई हैं वो स्टाइल इसके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम मुकम्मल स्टाइल रिमूव करेंगे तो इसमें जस्ट एक ढांचा बचेगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये 3-4 लैंग्वेजेस होती हैं, उनको लैंग्वेजेस तो नहीं कह सकते, बाकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। HTML CSS हर वेबसाइट के अंदर यूज़ होती है उसको स्टाइल करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर द कंटेंट के लिए HTML यूज़ करते हैं। CSS जो है वो वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, जैसे कंटेंट का साइज कितना रखना है हमने, हेडिंग का उसका कलर कौन सा रखना है। और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, ये देखें जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें ये ऊपर जो शो हो रहा है ये CSS के यानी थोड़ा सा स्टाइल है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है ये इंटरेक्शन या ऐसे समझ लें कि फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है, ये एक वेबसाइट का दिमाग होता है। सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो HTML एक वेबसाइट का ढांचा,
CSS उसकी बॉडी यानी खूबसूरती, और HTML जावास्क्रिप्ट उसका दिमाग। ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, आपको मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, इससे आप लोगों को अच्छे से ज़हन में आ जाएगा। इमेजेस यार, ठीक है। अब HTML में जस्ट हमारे पास स्केलेटन है, यानी कि एक वेबसाइट का ढांचा, ठीक है, इंसानी बॉडी से अगर उसको कंपैरिजन करें। CSS स्किन है, उसकी ब्यूटी है, उसके हेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आंखें जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर उसकी कलर्स हो गए, फॉन्ट साइजेस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फॉन्ट साइजेस मतलब कि अब जैसे ये वाला है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है ग्रीन, और उसके ऊपर उस जो हेडिंग है या जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज कितना है, तो फॉन्ट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ग्रीन कलर यूज हो रहा है, तो ये भी एक स्टाइल है। ये सारी CSS के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास JS होता है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म जो भी जिसम के अंदर चल रहा है, ठीक है, उसको कहते होते हैं जावास्क्रिप्ट द ब्रेन, ठीक है। ये मेरे ख्याल में वही सिस्टम है इंसानी बॉडी का। हम्म, इसको क्या कहते हैं, दिमागी सिस्टम। इसको आसान सा भी लफ्ज़ है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें भूल गई हैं वैसे भी। अच्छा, तो ये है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी हम इनको देखेंगे, अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो वो CSS थोड़ी सी देख लेंगे, क्योंकि CSS हर जगह यूज़ होती है। अगर आप एडवांस लेवल की स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो CSS थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बट हम अभी बेसिक थोड़ी बहुत देख लेंगे, मे भी देखें। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसको भी देख लेंगे, नहीं तो बाकी चीज़ें हम साथ लेके ही चलेंगे। और दूसरी टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती हैं, जिसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, PHP, पाइथन, रूबी, ये सारी सर्वर लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। SQL डेटाबेस के लिए यूज़ होती है, और ये बाकी फ्रेमवर्क्स हैं, बट इनमें आप लोगों ने नहीं पढ़ना, जैसे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ऐड कर दिया था। तो इसमें इतने खास परेशानी वाली आप लोगों के लिए बात नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट जो है वो 3 चीज़ों से बनती होती है, HTML, CSS और JS, ये 3 चीज़ें, ठीक है। और और हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, कुछ JS से बनी होती हैं। JS जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह पाइथन है, ठीक है, इसी तरह C++ होती है, और जावा होती है, बहुत सारी हैं, लेकिन हर किसी के अपने ही फंक्शन हैं, यानी हर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। कुछ वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, कुछ गेम्स के अंदर होती हैं, कुछ वेब एप्स के अंदर होती हैं, कुछ जैसे प्ले स्टोर वाली होती हैं उनके अंदर कोई और यूज़ हो जाती हैं। इस तरह हर किसी के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं, और डिफरेंट जगह पे वो यूज़ होती हैं। ठीक हो गया, तो ये थी टेक्नोलॉजीज जो हम वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब वर्डप्रेस किस पे बनी हुई है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्डप्रेस जो है वो उसकी जो कोर लैंग्वेज है वो PHP है, ठीक है। यानी वर्डप्रेस जो डिज़ाइन की गई है, डेवलप की गई है, जो एक टूल है वो डेवलप किया गया है, वो PHP पे बना हुआ है, ठीक है। तो वर्ड टेक्नोलॉजी, इसको आप सिंपल अल्फाज में अगर पास करें, आप लोगों को इंग्लिश नहीं भी आता, मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना था और वो भी पैसिव वॉइस का, जस्ट आप लिखना चाहिए, ऐसे लिखें, ठीक है ना। वर्डप्रेस यूज, यानी आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आप सिंपल अल्फाज में लिखने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या इंग्लिश ना भी आती हो, टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं ये लिख दूँ, यानी कि मुझे नहीं आती इंग्लिश, मैंने इस तरह लिख दिया। ये देखें, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अंदर PHP होती है प्राइमरी लैंग्वेज, उसके अंदर भी यूज होता है, HTML भी यूज होता है, CSS भी यूज होता है, ठीक है। ये है फ्रंट एंड इसका, लेकिन ये जो PHP है ये मोस्टली बैकएंड के लिए यूज होता है, ठीक है। आप डाटाबेस के लिए MySQL यूज करते हैं, ये भी देखेंगे। डाटाबेस मीन्स के जितना भी डाटा होता है वो स्टोर करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। डाटा भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे ये यूज़र इंफॉर्मेशन होगी, कंटेंट हो गया, और इसके अलावा सेटिंग्स, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इनके लिए डाटाबेस यूज़ होता है। बाकी के लिए हम सिंपली उसके लिए यानी कि फाइल के अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं, डिज़ाइनिंग वाली जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सिंपल ये है कि
वर्डप्रेस जो PHP के ऊपर बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद वेब प्लानिंग एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ये एंड पे देखेंगे हम। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेबसाइट को हमने सबसे पहले प्लान कैसे करना था जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो आपको वेबसाइट का पर्पस पता होना चाहिए कि अगला बंदा जो भी क्लाइंट है आपका, वो किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहता है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ये हर चीज़ के अंदर लागू होता है। ऐसे नहीं कि जस्ट बस उसने क्या मुझे वेबसाइट बनवानी है और आप उसको बना के दे दें, नहीं, इस तरह नहीं चलता। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है, उससे मुकम्मल A to Z डिटेल्स लेनी होती हैं, उसे एक एक चीज़ उगलवानी होती है कि वो चाहता क्या है, उसका बिजनेस कौन सा है, नीश कौन सी है। ठीक है, और उसकी ऑडियंस किस टाइप की है, उस वेबसाइट का वो उस वेबसाइट से लेना क्या चाहता है, मेन ये चीज़ होती है। ठीक है ना, उस पर एड्स लाना चाहता है, उसकी SEO करवा के उसको रैंक करवाना चाहता है, या जैसे उसने शो केस करवानी है, क्या करना है, यानी कि शो, यानी कि कहीं पे अप्लाई करने के लिए उसने बनवानी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती होती हैं। ठीक, उस हिसाब से वेबसाइट्स बनती होती हैं। ठीक है ना, कंटेंट स्ट्रेटजी वो कौन से यूज़ करना चाहता है, किस टाइप का कंटेंट यूज़ करना चाहता है, और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करना चाहता है, यानी उसको चाहिए क्या वेबसाइट के अंदर। उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें, उससे पूछें क्या आपका, यानी कि कौन सी वेबसाइट पसंद है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं जो उसको पता है, फिर आप खुद उसकी रिसर्च करें, जो भी उसकी कीवर्ड है या जो भी उसके सर्विस है उसकी, फिर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें और उस जैसी वेबसाइट्स देखें उन्होंने कैसी बनाई हुई हैं। फिर आप लोगों ने सारी चीज़ें देख के और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक एक क्या कहते हैं, पूरे पूरा ओवरव्यू तैयार करना है, और फिर उसी हिसाब से आप लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। मोस्टली तो ये होता है कि क्लाइंट्स हमारे पास डिज़ाइन लेके आ जाते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन बनवा लिया है और मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, या वो कहता है ये वेबसाइट है, ये फलां बंदे की, या जैसे भी है ये वाली वेबसाइट है, इस टाइप की मुझे चाहिए। ठीक है, फिर तो आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी उससे वो चीज़ें पता करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं पर। ठीक है, ताकि हमने सेम सेम कॉपी भी करना हो, बट फिर भी उसके अंदर देखना पड़ता है कि उसको मज़ीद कौन सी चीज़ें चाहिए और उसी हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं कि वेबसाइट आपकी यूजेबल होनी चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर यानी कि बटन वगैरह यूज़ हो सकें, यानी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी अच्छे से यानी कि वर्क करे, टैबलेट के ऊपर भी, डेस्कटॉप के ऊपर भी, बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी। हाँ, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, और एसेसिबिलिटी फर्ज करें, एक बंदा है वो देख नहीं सकता। ठीक है, और वो उस वेबसाइट को किसी और तरीके से, यानी कि आजकल काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं और हर ब्राउज़र के अंदर एसेसिबिलिटी के टूल्स होते हैं, तो वो इस टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए कि उस तरह के लोग कि जो किसी भी क्या कहते हैं, माजूरी का शिकार हैं, या वो देख नहीं सकते, या वो पढ़ नहीं सकते, या वो सुन नहीं सकते। ठीक है, अगर वो पढ़ नहीं सकते तो वो सुन सकें उस वेबसाइट को, उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें, या जो सही तरीके से देख नहीं सकते, वो कुछ लोग बड़ा फ़ोन करके देखते होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से वो एसेसिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और एक ही डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और एस्थेटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें साथ साथ खुद ही आ जाती हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट मैंने कहा चलो फिर भी इसको लिख देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हमने यही चीज़ें देखनी है। ठीक है, गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंश्योर्स, यानी एक तो प्लानिंग आपकी और एक अच्छा डिज़ाइन, और यूज़र की नीड्स के बराबर के मुताबिक होता है, और बिजनेस गोल्स भी हम उसके अंदर इफेक्टिवली, यानी कि जो भी उसके गोल्स हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। ये चीज़ है सिंपल सी। और इसमें जस्ट ये थी इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अब इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया वेबसाइट्स का क्या होता है, लेकिन अब हम देखने हैं वेबसाइट्स को हम क्या कहते हैं, होस्ट कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे रखते हैं, डोमेन्स क्या होती हैं, होस्टिंग्स क्या होती हैं, HTTP HTTPS DNS, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है, बट ये कि इसमें फिर प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। प्रैक्टिस ये कि बार बार बंदा करे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बंदे के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास वर्डप्रेस की स्टार्ट हो जानी है। तो बेसिक जो है हमारे पास यही थी, इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। जब ये हमें क्लियर हो जाती है मोस्टली चीज़ें, तो आगे हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आगे हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क ही होना है, और इसके अंदर कुछ थ्योरी में भी हो, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क है। मोस्टली क्या, 95% प्रैक्टिकल वर्क है।
ठीक है। तो वो हमने करना है, तो उसके बाद तो बस आप लोगों की खैर नहीं है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आप लोगों ने। और जो भी चीज़ यहाँ पे देखें, अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको बार बार आप रिसर्च करें, देखें, क्योंकि ये लर्निंग वाली चीज़ें हैं। जब प्रैक्टिस वाली बात आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके ज़िम्मे वो भी चीज़ें लगा दूंगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।